check returned insufficient fund? हम सब ने ये कभी ना कभी किसी के साथ होते देखा या सुना ज़रूर होगा। सोचो आपको 8 लाख की पेमेंट मिली है, चेक आपके हाथ में है तो कॉन्फिडेंस तो फुल ही होगा, पर अगली सुबह एक एसएमएस आता है, ऐसे ही जैसे मुझे आया, तो फिर क्या? बस गेम ओवर। अब सवाल ये नहीं है कि पैसे कैसे मिलेंगे, सवाल तो ये है कि क्या ये कोई क्राइम है? आपको लगता होगा कि चेक देना एक फॉर्मल सा पेमेंट मेथड है, राइट? बट डू यू नो, इन इंडिया हर रोज हजारों लोग इसी शौक से गुजरते हैं और 90% लोगों को तो ये पता भी नहीं होता कि उन्हें इसके बाद में करना क्या है। बस आई एम हियर टू हेल्प। Hi guys, welcome back to another episode of Law Made Easy by SCC Times. Today we will talk about section 138 of Negotiable Instruments Act 1881, जो एक सिंपल से चेक बाउंस को बना देता है एक क्रिमिनल ऑफेंस। बट पहले लेट मी टेल यू कि चेक बाउंस स्पेसिफिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आखिर आता क्यों है। इट इज सिंपल। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि कोई भी ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जिसको फ्रीली ट्रांसफर किया जा सके और जिसमें एक डेफिनेट अमाउंट पे करने का प्रॉमिस हो। चेक भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि बैंक को क्लियर इंस्ट्रक्शंस देता है कि होल्डर को पैसे देने हैं। इसलिए जब चेक डिसऑनर होता है तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के रूल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और सेक्शन 138 इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस बना देता है। कम लेट्स अंडरस्टैंड कि कब माना जाता है कि चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस तब कंसिडर होता है जब बैंक चेक रिटर्न करके ये कह दे कि इनसफिशिएंट फंड्स हैं, विच मीन्स अकाउंट में पैसे कम हैं, या फिर सिग्नेचर मिसमैच हो, अकाउंट क्लोज्ड हो, या फिर पेमेंट ड्रॉवर के थ्रू स्टॉप हो, या फिर अरेंजमेंट एक्सीड हो जाए, विच मीन्स की ओडीआई लिमिट क्रॉस हो गई, या कोई भी ऐसा वैलिड रीजन जिससे बैंक पेमेंट रिलीज ना कर सके। अब बताइए ऐसे सिचुएशन में बैंक क्या करेगा? वो एक चेक रिटर्न मेमो इशू करते हैं जिससे कंफर्म होता है कि चेक बाउंस हो चुका है। सेक्शन 138 कहता है कि अगर चेक पेमेंट के लिए दिया गया है और वो बाउंस हो जाए तो ये एक ऑफेंस बन जाता है जो कि पनिशेबल होता है। नाउ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज सेक्शन 138 लीगल पोजीशन? सबसे पहले एक ट्विस्ट समझते हैं। चेक बाउंस होते ही क्राइम पूरा नहीं होता। ऑफेंस तो तब कंप्लीट होता है जब स्टैट्यूटरी नोटिस के बाद भी पेमेंट नहीं हो। सेक्शन 138 कहता है कि अगर कोई पर्सन अपने बैंक अकाउंट से चेक इशू करता है किसी लीगली इन्फोर्सेबल डेट या लाइबिलिटी के डिस्चार्ज के लिए एंड चेक डिसऑनर हो जाता है, लेट्स से ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड, एक्सीडिंग अरेंजमेंट और अकाउंट बीइंग क्लोज्ड, और फिर स्टैट्यूटरी नोटिस के बाद भी पेमेंट नहीं होती, तब वो इंसान एक क्रिमिनल ऑफेंस कमिट करता है। तो क्या इसके कोई पनिशमेंट है? यस, डेफिनेटली इस ऑफेंस की पनिशमेंट है, विच इज अप टू 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और चेक के डबल अमाउंट का फाइन, या फिर दोनों। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इफ डिसऑनर अलोन कैन बी एन ऑफेंस। ये बहुत क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस किया इन कुसुम इग्नोट्स एंड अलॉयज लिमिटेड वर्सेस पेनर पीटरसन सिक्योरिटीज लिमिटेड। इन्होंने कहा कि ऑफेंस तो तब कंप्लीट होगा जब चेक डिसऑनर हो, नोटिस दिया जाए और 15 डेज के अंदर पेमेंट ना हो। सिर्फ चेक बाउंस होने से क्राइम कंप्लीट नहीं होगा। आइए अब जानते हैं चेक बाउंस नोटिस के इन्वॉल्वमेंट को, विच नाउ वीव सीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सुप्रीम कोर्ट ने शक्ति ट्रैवल्स एंड टूर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में क्लियरली बोला कि स्टैट्यूटरी डिमांड नोटिस इज नॉट अ रिचुअल, rather it is a mandatory precondition. अगर वैलिड नोटिस नहीं दिया गया तो कंप्लेन भी मेंटेनेबल नहीं होगी। सो व्हाट इज द टाइमलाइन? ये सेक्शन 138 का गोल्डन फॉर्मूला है। स्टेप 1 चेक बाउंस, स्टेप 2 30 डेज के अंदर अंदर नोटिस भेजना है जब आपको बैंक से डिसऑनर इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद स्टेप 3 ड्रॉवर को 15 डेज का टाइम मिलता है टू क्लियर द पेमेंट। देन स्टेप 4 15th डे के बाद जो 16th डे आता है वहां से कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है। देन स्टेप 5 1 मंथ के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। इस स्ट्रिक्ट टाइमलाइन को सुप्रीम कोर्ट ने रीइंफोर्स किया इन भास्करन वर्सेस शंकरन वैद्यान बालन के केस में। अगर टाइमलाइन मिस हुई तो बस केस खत्म। क्या आपको पता है कि लॉ एक स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशन क्रिएट करता है? इन मोदी सीमेंट्स लिमिटेड वर्सेस कुशल कुमार नंदी सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि जब एक चेक इशू होता है तो ये माना जाता है कि उसके पीछे एक लीगली इन्फोर्सेबल डेट या लाइबिलिटी है। अगर बाद में ड्रॉवर स्टॉप्स द पेमेंट तो भी उसे क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलीफ नहीं मिलता। और श्री ओम सेल्स वर्सेस अभय कुमार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लैरिफाई किया कि हाई कोर्ट क्वॉशिंग स्टेज पर यह एग्जामिन नहीं करेगा कि एक्चुअल डेट था या नहीं। प्रिजम्पशन सिर्फ ट्रायल में रिबट होगा, नॉट बिफोर इट। अब बात करते हैं वैलिड नोटिस के स्ट्रक्चर की, बिकॉज अगर नोटिस डिफेक्टिव हुई तो पूरा प्रोसिक्यूशन कोलैप्स हो सकता है। नोटिस में इंक्लूड होना चाहिए ड्रॉवर एंड पेई के फुल डिटेल्स, चेक नंबर, डेट, बैंक, branch details, check amount in figures as well as in words, date of presentation and return memo reason, existing liability, clear legal demand for payment that 15 days के अंदर check amount पे होना है, warning of criminal action and mode of service। अब अगर amount mismatch हो जाए, मान लीजिए चेक 5 लाख का है और नोटिस में डिमांड 5.25 लाख इंक्लूडिंग इंटरेस्ट किया जाए, फिर क्या? इन कावेरी प्लास्टिक्स वर्सेस महदून बाबा बहरुद्दीन नूरल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्ट व्यू लिया कि डिमांड मस्ट स्ट्रिक्टली कॉरस्पॉन्ड टू चेक अमाउंट। अगर मिसमैच हुआ तो कंप्लेंट लीगली डिफेक्टिव हो जाती है। क्या आपने सोचा है कि केस कहाँ फाइल किया जाएगा? एक टाइम पर कंफ्यूजन था। दशरथ रूप सिंह राठौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में यह कहा गया कि जुरिस्डिक्शन ड्रॉय बैंक के लोकेशन पर होगी, बट इससे कंप्लेनेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि उन्हें अलग अलग सिटीज़ में केस फाइल करना पड़ता था। फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अमेंडमेंट एक्ट 2015 ने लॉ चेंज करके जुरिस्डिक्शन पेई के बैंक ब्रांच पर रिस्टोर किया और रीसेंट कॉन्फर्मेशन मिला जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस हेग लिमिटेड, जहां पे ये बोला गया दैट जुरिस्डिक्शन लाइज वेयर पेईज बैंक ब्रांच इज सिचुएटेड। What about partnership and vicarious liability? So Section 141 of Negotiable Instruments Act 1881 कंपनीज और फर्म्स के ऑफेंसेस को कवर करता है। अर्लियर स्ट्रिक्ट व्यू था कि फर्म को पार्टी बनना मैंडेटरी है, लेकिन धन्ना सिंह प्रभु वर्सेस चंद्रशेखर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पैराडिग्मेटिक शिफ्ट लाया। कोर्ट ने कहा कि अगर रिस्पॉन्सिबल पार्टनर्स इम्प्लीडेड हैं तो कंप्लेंट मेंटेनेबल है इवन इफ फर्म सेपरेटली नेम्ड नहीं है। ये चेक बाउंस जुरिस्प्रूडेंस में एक मेजर शिफ्ट है। नाउ यू टेल मी वन थिंग, क्या डिजिटल सर्विस ऑफ नोटिस वैलिड है? डोंट वरी, मैं बताती। मॉडर्न बिजनेस रियलिटीज को कोर्ट्स ने एक्सेप्ट किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड वर्सेस रोहिदास जाधव के केस में व्हाट्सएप एक्नॉलेजमेंट को वैलिड प्रूफ माना। इसका मतलब है कि लॉ टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व हो रहा है। अब बात करते हैं सेटलमेंट एंड कंपाउंडिंग की। सुप्रीम कोर्ट ने मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कंचन मेहता के केस में क्लियरली बोला कि पर्पस कॉम्पनसेटरी है, प्यूनिटिव नहीं। कंपाउंडिंग अलाउड है एट एनी स्टेज, इवन एट द एपेलेट स्टेज। लॉ का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है मनी रिकवरी एंड नॉट इनकार्सरेशन। आई एम श्योर अब आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर होगा कि मल्टीपल चेक्स वुड इम्प्लाई मल्टीपल केसेस। अज्यूम एक बिल्डर ने 4 पोस्ट डेटेड चेक्स दिए और सब बाउंस हो गए। सो अब सुप्रीम कोर्ट ने सुमित बंसल वर्सेस एमजीआई डेवलपर्स एंड प्रमोटर्स के केस में ये कहा कि डिसऑनर्ड चेक एक सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन है, मल्टीपल कंप्लेंट्स अब्यूज ऑफ प्रोसेस नहीं है। स्पीडी ट्रायल गाइडलाइंस की बात करते हैं। चेक बाउंस केसेस की पेंडेंसी बहुत ज्यादा थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन बैंक एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में डायरेक्शंस दी दैट देयर शुड बी समरी ट्रायल, affidavit evidence, day-to-day proceedings, early compounding. Objective इसका बहुत सिंपल है, speedy disposal of cases. Now let me tell you why Section 138 matters. चेक एक सिंबल है ट्रस्ट का, क्रेडिबिलिटी का, फाइनेंशियल डिसिप्लिन का। अगर चेक सिस्टम अनरिलायबल हो जाए तो कॉमर्स तो कोलैप्स हो सकता है। इसलिए पार्लियामेंट ने 1988 अमेंडमेंट के थ्रू सिविल डिस्प्यूट को क्रिमिनल टीथ दिया। कोर्ट्स ने बैलेंस मेंटेन किया है। टेक्निकल कंप्लायंस मैंडेटरी है, वहीं हाइपर टेक्निकल ऑब्जेक्शंस डिस्करेज किए जाते हैं। सेटलमेंट इनकरेज होता है। प्रिजम्पशन स्ट्रॉन्ग है बट रिबटल के स्कोप के साथ। जुरिस्डिक्शन क्लैरिफाई हो चुका है। डिजिटल कम्युनिकेशन एक्सेप्ट किया जा रहा है। सो ऑलवेज रिमेंबर सेक्शन 138
पनिशमेंट का लॉ नहीं है, इट्स फाइनेंशियल डिसिप्लिन का लॉ। चेक इशू करना एक लीगल प्रॉमिस है एंड लॉ इंश्योर करता है कि वो प्रॉमिस लाइटली भी ब्रेक ना हो। Stay tuned for more such upcoming videos, and to know more about Section 138 NI Act, read the full blog only on SEC Times. Thank you.